नमो नमः। ज्ञान विविधे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की कक्षा में हम पढ़ते हैं कक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए अध्याय 1 प्रवास की डायरी, जिसका अध्ययन हम पिछली कक्षा से कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने देखा हरिवंश राय बच्चन जी हैं, उनके जीवन के बारे में पढ़ा था और कुछ बातें हैं डायरी प्रवास की डायरी के कुछ पन्ने का अध्ययन हमने कल किया था, जिसमें पहला क्या था मंगलवार 22 अप्रैल 52 की बात करते हैं। दूसरा दिन पढ़ा था हमने बुधवार 13 अप्रैल 52 की बात है, वो लिखते हैं अपनी डायरी में हरिवंश राय बच्चन जी जब वो इंग्लैंड गए थे, दौरे पर गए थे, अपने रिसर्च के लिए गए थे, तो उस समय वहाँ रहकर इन्होंने है वो डायरी लेखन किया था कि डायरी लिखी थी उन्होंने। तो वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ के लोगों से किस प्रकार का तालमेल है, आत्मीयता के भाव है, वो सब उन्होंने है वो लिखे हैं और किस तरह की विचारधारा रखती है और किस तरह का तालमेल बिठाकर उन्होंने अपना जो रिसर्च है वो किया था, अपनी खोज है वो की थी, अपना अध्ययन का कार्य है वो किया था। तो कल 2 दिनों की डायरी हमने पढ़ी थी। आज पढ़ते हैं गुरुवार 1 मई 52। गुरुवार 1 मई 52 की बात है वो करते हैं। क्या लिखते हैं इस दिन ये डायरी में? सुबह है वो सेंट्रल लाइब्रेरी है वो चला गया, वहाँ 2 बजे तक पत्र पत्रिकाएं हैं वो पढ़े इन्होंने देखी। लंच के बाद सेंट कैथरीन्स कॉलेज गया। लंच के बाद में है वो सेंट कैथरीन कॉलेज में जाते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि 6 बजे तक मैं पढ़ता था। जिस विषय को मैंने लिया उस पर रोज इतनी पुस्तकों संस्थाओं का पता लगता है कि समझ में नहीं आता कितने कम समय में इनको पढ़े या इन्हें परिचय प्राप्त कर सकूंगा या नहीं। यानी कि जो लक्ष्य ये लेकर गए थे, जो रिसर्च ये करना चाहते थे, जो अध्ययन ये करने के लिए गए थे, तो उसके हेतु ये लाइब्रेरी में जाते हैं, सेंट कैथरीन कॉलेज में जाते हैं, सेंट्रल लाइब्रेरी में जाते हैं। तो इनके सामने इतने सारे पुस्तक होते हैं तो सोचते हैं कि मैं इतनी सारी पुस्तकों को कैसे पढ़ूँ, इनका परिचय है वो मैं कैसे जान सकूंगा इतने कम समय में। लंदन की थियोसॉफिकल सोसाइटी का पता लगाना होगा, डबलिन की भी, यूरोप के जादू टोने के इतिहास पर भी पुस्तकें खोजनी होगी। यूरोप में जो जादू टोने होते हैं उस पर भी रिसर्च कर लेते, उस पर भी अध्ययन करना था, तो उसकी पुस्तकें भी नहीं खोजनी थी। भारतीय दर्शन संबंधी किन पुस्तकों का इस पर प्रभाव पड़ा, इस तक अभी नहीं पहुंचाऊं। तो जो इट्स जो थे लेखक थे बहुत बड़े जो देते थे, तो भारतीय दर्शन संबंधी विचारधारा को उन्होंने किस तरह से आत्मसात किया था, कैसे उन पर प्रभाव पड़ा था, इस ये भी मुझे जानना है। एक बार पुस्तकों का पता लग जाए तो यहाँ के पुस्तकालय से उन्हें पाना कठिन नहीं होगा। ये पुस्तकें मुझे कहाँ मिल सकती है, किस पुस्तकालय में, किस लाइब्रेरी में, किस कॉलेज में मुझे मिल सकते हैं, इसका पता अगर एक बार मुझे लग जाए तो इन पुस्तकों को मैं आसानी से प्राप्त है वो कर सकूँगा, इन्हें करना मुश्किल नहीं होगा। जिन पुस्तकों को भारत में भी देखा या पढ़ा जा सकेगा उन पर यहाँ समय लगाना व्यर्थ होगा। तो जिन पुस्तकों से उनको मैं जाकर भारत में पढ़ सकता हूँ, देख सकता हूँ, उन पुस्तकों के बारे में मुझे यहाँ नहीं जाना है, उन पुस्तकों के बारे में जानकर मुझे अपना समय व्यर्थ नहीं करना है। 6 बजे वापस आया, खाना खाया, ऊपर कमरे में जाकर बैठा तो बच्चों की बहुत याद आने लगी। पता नहीं सब कैसे हैं। पिछली चिट्ठी 22 अप्रैल की थी। अजित को ट्रिनिटी कॉलेज की तस्वीर का कार्ड भेजा। छोटी सी चिट्ठी उस समय लिखी, पढ़ तो मैं नहीं सकेगा और मैं मेरे भाव को समझेगा, पर मेरा समाचार घर पहुंच जाएगा, तस्वीर तो सभी लोग देखेंगे। तो कहते हैं कि पिछले जो 22 अप्रैल को मैंने अपने घर परिवार को वो चिट्ठी भेजी थी, उसके बाद में मैंने चिट्ठी है वो नहीं लिखी है। तो बच्चों की भी याद आ रही है, मैंने अपना जो ट्रिनिटी कॉलेज की तस्वीर भी भेजी थी, शायद वो समझ पाएंगे, कम से कम चित्र तो देखेंगे। आज आर्ट सिनेमा में आरती नाम की एक तस्वीर थी, टिकट पहले से ले रखा था, यहाँ सिनेमा 8:15 बजे शुरू हो जाता है। रास्ते में चिट्ठी पोस्ट करता सिनेमा चला गया। पहले नृत्य पर एक फिल्म दिखाई गई, फिर आरती। यह फिल्म यूनान की दंत कथा आर्फ्यूज और यूरिडिसी के आधार पर तैयार की गई है, उसका आधुनिक रूप है। होमर ने लिखा है कि ट्राय की दीवारें आर्फ्यूज के संगीत से उठ खड़ी हुई थी। उनकी पत्नी यूरिडिसी मर गई तो अपने संगीत के बल पर उसने यमराज को भी प्रसन्न कर लिया था। ऐसी आश्चर्यचकित कर देने वाली कहानियां कि जो के होमर लिखते हैं कि ट्राय ने जो दीवारें आर्फ्यूज के संगीत से, ट्राय जो था उसने आर्फ्यूज के संगीत से दीवारों को भी खड़ा कर दिया था। उनकी पत्नी जो मर चुकी थी उसने यमराज को भी प्रसन्न कर लिया था संगीत के द्वारा।
देखते हुए फिर मर जाएगी, परंतु यमलोक के द्वार पर आर्यवीर ने सोचा कि कितने श्रम से तो मैं यहाँ आया, अब यहाँ से बाहर जाना, पता नहीं यूरिडिस पीछे आ रही है कि नहीं, एक बार जरा संभल कर झांक तो लूं। आर्यवीर की दृष्टि घूमते ही यूरिडिस को जो पीछे पीछे आ रही थी उन्हें मृत होकर गिर पड़ी। कहते हैं कि इस पर आर्यवीर को बड़ा दुख हुआ। उसने जंगल में बैठकर एक ऐसा भयंकर राग चढ़ा कि जंगल के दरिंदों ने निकलकर उसे चीर फाड़ डाला। ऐसी कथाएं हैं। तस्वीर का कथोपकथन फ्रेंच में था, इससे कारण बहुत सा समझ में नहीं आया। तो कहते हैं कि जो मैंने फिल्म है वो देखी थी, आर्ट नाम की जो फिल्म देखने के लिए वो गए थे, सिनेमा में गए थे, तो कहते हैं कि ये किस प्रकार की इसमें कथा थी, है ना। तो कहते हैं कि इसमें बहुत कुछ था, वो दूसरी भाषा में था, फ्रेंच भाषा में था, जिसके कारण बहुत सा भाग वो समझ में नहीं आया, बहुत सा समझ में नहीं आया। सारांश की बातें कभी कभी नीचे अंग्रेजी में लिखी भी होती थी, पर उन्हें पढ़ने लगे तो तस्वीर का मजा चला जाता था। अब तस्वीर चल रही है, सिनेमा चल रहा है, उसमें अंग्रेजी में लाइनें भी नीचे चलती है, अगर उन्हें पढ़ने लगेंगे तो तस्वीर को नहीं देख पाएंगे तो क्या उसका मजा क्या पूरा हो जाएगा। थोड़ी देर बाद मैंने अंग्रेजी पढ़ना बंद कर दिया और इस प्रकार देखने लगा जैसे ये कोई मोन पढ़ यानी मूक जो मूवीज होती है, मूक फिल्में जो होती हैं वो चल रही है, ऐसे देखने लगा। लौट कर आया, 11 बज चुके हैं, वापस लौटते हैं, फिल्म देख कर आते हैं, 11 बज चुके हैं। पत्रिकाओं में पोएट्री रिव्यू पत्रिका का नाम का आज मैंने विशेष अध्ययन किया। तो कहते हैं कि पत्रिकाओं में मैंने पोएट्री रिव्यू, ये एक पत्रिका का नाम है, इसका मैंने अध्ययन किया आज। जीविस ने सुझाया था कि ये मुझे ये पढ़ने का अध्ययन करने की सुझाव है, किसने दिया था? जीविस ने मुझे दिया था। पांडित्य प्रदर्शन की कविता का युग अब अंग्रेजी में खत्म सा हो गया है, यहाँ के अन्य कुछ ही लोग रह गए। इसे विशेषता टी.एस. डिक्लियस ने आरंभ किया था। प्रेरक साहित्य एजरा पाउंड थे। मुझे इस अंक में कई कविताएं मिली जो सरल थी, बोधगम्य और सरस थी। यानी कि पांडित्य प्रदर्शन का जो दौर था अंग्रेजी भाषा में भी, अंग्रेजी काव्य में, अंग्रेजी पोएट्री कविताओं में, तो वो अब खत्म हो चुका है। अब वहाँ जो मैंने अंग्रेजी कविताएं पढ़ी वो कैसी थी? सरल थी, सुबोध थी, सहज ग्रहण करने योग्य थी, सरल बोधगम्य थी, पर ब्रुटल सी यानी कि तेजी से उसमें कमी थी। एक आलोचना में जैसी हाल की पंक्तियों से बहुत प्रभावित हुआ। तो कहते हैं एक आलोचना में मैं जैसी होल की पंक्तियों से बहुत प्रभावित हुआ। उनका काव्य संग्रह द समर डांस देखना चाहता, उनका काव्य संग्रह द समर डांस नाम से जो काव्य संग्रह है उन्हें मैं देखना चाहता है। पोएम ऑफ 1951, पोएम ऑफ 1951 को खरीदना चाहूंगा, उससे अंग्रेजी काव्य के नवीनतम स्वरों का पता चलेगा। तो कहते हैं कि मैं इस प्रकार की पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, ताकि मुझे अंग्रेजी काव्य लेखन का है वो नया रूप है, उसकी जानकारी हो सके, उसका पता है वो मुझे चल सके। गुरुवार 8 मई 52, अब गुरुवार 8 मई 52 अपनी डायरी में क्या लिखते हैं? ये 10 बजे से मिस्टर F.L. लूकस का व्याख्यान था, 10 बजे से। समालोचना में शैली, समालोचना में शैली पर ही चला रहा है, समालोचना में शैली पर ही चला रहा है। एक वाक्य उनका बहुत अच्छा लगा, माई इंडिया ऑफ गुड राइटिंग इन एक्सट्रीमेंट वेलिडिटी एंड एक्सट्रीमेंट कंट्रोल ब्लेंडेड इनटू ए यूनिट। तो मुझे बढ़ के ये लॉ और इन्फ्लुएंस की भी याद आ रही थी। कहते ये वाक्य मुझे बहुत अच्छे, दिन में यू ला में इसका आत्मचरित्र पढ़ता रहा। तो कहते दिन में यू ला जो थे उनका यू ला इट्स का आत्मचरित्र पढ़ता रहा। यूनिटी ऑफ बीइंग पढ़, जो बात मिस्टर लूकस ने कही थी उनकी प्रतिध्वनि है वो इट्स में भी देखने को मिलती है। उन्होंने एक जगह लिखा था, कवि और कलाकार को अपने सृजन को, क्या लिखा था? कवि और कलाकार को अपने सृजन को व्यक्तित्व की एकता तो देनी ही चाहिए। कवि को चाहे कलाकार हो, अपने सृजन को, जो सृजना वो करते हैं, जो लेखन करते हैं, जो सृजना करते हैं, वो व्यक्तित्व की एकता तो देनी ही चाहिए। इसके लिए उसे अपने में व्यक्तित्व की एकता प्राप्त भी करनी होगी। और जब अपने लेखन को व्यक्तित्व की एकता देना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले अपने व्यवहार से अपने व्यक्तित्व में एकता है वो प्राप्त करनी होगी, तभी वो अपने सृजना में है वो दे पाएंगे। 5 बजे से मिल लेन के प्रसिद्ध इतिहासकार G.M.A. ट्रिवियर के सभापति से
मिस्टर लिपमैन का अमेरिका की विदेश नीति पर व्याख्यान था। भाषण बहुत ही स्पष्ट, सरल और सुलझा हुआ। आज केवल प्रथम भाग हुआ, कल पूरा हुआ। यानी अमेरिका की विदेश नीति पर व्याख्यान था, किसका? लिपमैन का, मिस्टर लिपमैन का व्याख्यान था। तो कहते हैं वो मैंने सुना, आज उसका एक भाग ही पूरा हुआ, कल शायद पूरा हो जाएगा। रात को आधुनिक कवि प्लोमर की कविताएं पढ़ी। नाइट के समय में, रात के समय में आधुनिक कवि थे प्लोमर, उनकी कविताएं का पठन इन्होंने किया। अमेरिका की विदेश नीति का इतना प्रचार है कि वह आवश्यक समझता है कि उसके विद्वान अन्य देशों में जाकर उनकी नीति को समझाए। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में इंग्लैंड के सबसे अधिक बुद्धिमान नवयुवक मौजूद है। यानी अमेरिका की जो विदेश नीति बड़ी प्रचारित है, लोकप्रिय है, और कहते हैं कि वो आवश्यक, फिर भी वह आवश्यक समझता है कि उनके विद्वान अन्य देशों में जाकर उनकी नीति को समझाए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का नाम आपने जरूर सुना होगा। में इंग्लैंड के सबसे अधिक बुद्धिमान नवयुवक मौजूद है। इसमें से ही आगे चलकर कितने ऊंचे ऊंचे राज्य पदों के अधिकारी भी होंगे। उनके बीच प्रचार राजनीतिक दूरदेशी है। तो आज कैम्ब्रिज की राय में इंग्लैंड की राय होगी। भारत की विदेश नीति के संबंध में यहाँ भारी भ्रम है। भारत सरकार कुछ इसी प्रकार के प्रचार का काम नहीं कर सकती। भारत सरकार की नीति बिल्कुल अलग विपरीत रहते हैं। दूतावासों का कार्य सरकारी क्षेत्रों तक सीमित रहता है। जनसंपर्क स्थापित करने के लिए दूसरे तरह के लोगों को आना चाहिए। अकेले पंडित नेहरू के वक्तव्यों से ये काम नहीं चलेगा। क्या अगर जनसंपर्क करना है तो दूसरी तरह के वक्तव्यों से संपर्क स्थापित करने पड़ेगा। दूतावासों का कार्य सरकारी क्षेत्रों तक सीमित रहता है। आधुनिकता का कोई भी रूप हमारे मन में हो, यह तो मानना पड़ेगा कि आधुनिकता के दौर में यूरोप आज है वो आगे है। एक तरह से यूरोप हमारे लिए आधुनिकता का पर्याय हो गया। यूरोप आधुनिकता का एक बाह्य रूप है, जो उसकी एक भीतरी मनोवृत्ति भी है। अब आधुनिकता है वो बाह्य रूप में भी दिखती है, तो उसकी एक आंतरिक मनोवृत्ति भी है। आधुनिक बनने के प्रयत्न में संभव है हम यूरोप के बाह्य रूप के निकट आ जाए। तो आधुनिक बनने के, अगर आज की पीढ़ी देखते ना आधुनिक बनने का प्रयास करती है, तो आधुनिक बनने के प्रयत्न में संभव हम यूरोप के जो बाह्य स्वरूप है उसके निकट आ जाए। हमारी भीतरी जो मनोवृत्ति है वो यूरोपीय हो सकेगी, न होनी चाहिए, और न होने में ही हमारा कल्याण है। हमारी जो मनोवृत्ति नहीं बदलनी चाहिए, हमारी भीतरी मनोवृत्ति वो नहीं बदलनी चाहिए। पर यूरोप की इकाई के प्रति अत्यधिक सचेत होने के कारण कहीं हम उसे रूढ़ न बना दें। रूढ़िवादी परंपराओं से चली आ रही रूढ़ियां जो चली आ रही है, उसी आधुनिकता के संदर्भ में उत्तरोत्तर विकसित, परिष्कृत, उदात्त और व्यापक भी होना चाहिए। आधुनिकता अगर हम ले रहे हैं तो विकसित होनी चाहिए, उत्तरोत्तर परिष्कृत होनी चाहिए, उदात्त, व्यापक होनी चाहिए। आधुनिक दौर में हमें एक आंख यूरोप पर रखनी चाहिए, उसके बाह्य पर केवल एक दूसरी भीतर को देखने वाली अपने दाह की मनोभूमि पर हमारी मनोवृत्ति की विशिष्टता विश्व की प्रगति में अपना विशिष्ट योगदान दे सकती है। भारत की जो परंपराएं रही है, भारत की जो मनोवृत्ति रही है, भारत की जो विश्व कुटुंबकम की भावना रही है, उसके लिए कहते हैं उसकी जैसी मनोवृत्ति यहाँ बताती है कि हमारी मनोवृत्ति तो विशिष्टता या विश्व की प्रगति में, विश्व की प्रगति में ही अपना विशिष्ट योगदान दे सकती है। ऐसी मनोवृत्ति नहीं है। ऐसा नहीं है केवल अपना ही विकास करना। देर से आम बोली तो आज समझकर घबराहट नहीं हुई। कविता की एक साफ कॉपी तैयार की। कविता कितना ऊंचा देती है। मुझे इसके हमले में आगाह रहना चाहिए। खतरनाक चीज है। हर वक्त अपने को याद दिलाते हो यहाँ किस लिए आए, किस लिए हो। कविता तो घर पर भी लिख सकते, सोच कर काम यही कर सकते हो, 2 दिन में क्या किया जा सकता है। कहते हैं कि अचानक से सुबह मेरी आंख खुली है, काफी लेट हो चुका था, लेकिन संडे जानकर मेरे मन को कुछ तसल्ली हुई। कविताएं में लिखता था, लेकिन कविता तो मैं घर जाकर भी लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ मैं किस उद्देश्य से आया हूँ, इंग्लैंड में किस शोध कार्य करने के लिए आया हूँ, कुछ अन्वेषण करने के लिए आया हूँ, वो मुझे याद रखना चाहिए। शोध का काम है वो यही कर सकते हो, अपने घर जाकर नहीं। इसलिए मुझे किस कार्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। एक बार सिलसिला टूटता है तो फिर से शुरू करने में दिक्कत होती है। सिलसिला टूटने का भी एक सिलसिला है, वो चल पड़ता है। लंच के थोड़ी देर के लिए सो गया, जैसे आज दिन को सोने की, पिछली कई रातों को देर से सोने या उखड़ी नींद सोने की कमी पूरी कर लूंगा। बहुत अच्छी नींद आई। कविता समाप्त करने के बाद मुझे हमेशा गहरी नींद आती है, जैसे कोई सिर पर चढ़ा भारी कर्ज उतर गया। कवि लेखन करते हैं, कविताएं लिखते हैं, उस कविता को पूर्ण कर लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी तो कहते हैं मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। ऐसा महसूस करता हूँ कि मानो सर से बहुत बड़ा जो कर्ज था वो उतर गया, ऐसा लगता है।
गान उसने, पर ये ब्याज का मोला नहीं जान पड़ता, दिन चली बड़े ब्याज हो बाड़ा। अनिर्णय होकर क्या कभी ज्यादा दाम पर सोच सकूंगा? तो कहते हैं कि मैंने समय से एक इस प्रकार का कर्ज ले लिया था, उस कर्ज को मैं आज भी नहीं चुका पाता। आज भी मुझे अपनी रातों की नींद है वो खोनी पड़ती है, बेचैनी को महसूस करना पड़ता है, चैन से नहीं, और ब्याज है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। काल से कुछ श्वास का ऋण जो मैंने उनसे ले लिया था, उस ऋण को मैं अभी तक नहीं चुका पा रहा हूँ। और सोचते हैं कि क्या मैं निर्णय यानी कि बिल्कुल निश्चिंत होकर क्या कभी ज्यादा दाम पर भी सोच सकूंगा? ब्याज गान के रूप में नहीं है, मुझ पर है। तो कहते हैं कि जो मैं गान करता हूँ, कविताएं लिखता है, इस रूप में ब्याज नहीं है बल्कि मुझ पर है। वह तो सुख से अदा किया जा सकता है और भी कई रूपों में उसे अश्रु स्वेद रक्त से अदा करना होगा, पर वो तो तुम कविता की दुनिया में फिसलने को ही हो। अब कविता लेखन करते हैं तो कविता को लेखन करते हैं, रचना करते हैं, कविताएं लिखते हैं, काव्य रचनाएं जो करते हैं, कल्पना के सागर में डुबकियां लगाते हैं। तो ऐसे ही तो कहते हैं कि जो ऋण है मेरे ऊपर उसे मैं किस रूप में अदा कर सकता हूँ? अश्रुओं के रूप में, पसीने के रूप में, स्वेद या फिर रक्त से अदा करना होगा। पर रुको रुको, तुम कविता की दुनिया में हो, फिसलो मत, कविता करें, कल्पना करें, इसे वास्तविकता में मत जोड़ो। 5 बजे नींद खुली, कुछ पत्रिकाएं कई दिनों से पढ़ी थी, देखता रहा। खाने की घंटे के 5 मिनट पहले माद मोजेर ने दरवाजा खटखटाया। आप तो गायब भी हो गए, माद मोजेर जिनके घर पर ये रह रहे थे। तो कहती कि आप तो गायब भी हो गए थे, उन्हें पिछले 2-3 दिनों का हिसाब दिया। कोई इतनी ही केयर करे तो मन को बड़ा अच्छा लगता है। तो कहते कि कोई मेरा अगर इतना ध्यान रखता है, इतना केयर करता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कोई हमारा ध्यान रखने वाला भी है। यहाँ कोई किसी की परवाह नहीं करता, हर आदमी एक बड़े अजीब ढंग से अकेला है। अब पाश्चात्य संस्कृति में देखते हैं कि कोई किसी का ध्यान नहीं रखता, कोई नाते रिश्तेदारी में तो नहीं रहते हैं, सब अकेले हैं। पर अकेलेपन के खिलाफ किसी के मुंह पर कोई शिकायत भी नहीं है। अकेलेपन है लेकिन कोई शिकायत भी नहीं करता है, जबकि भारतीय परंपरा में अकेलेपन पर है शिकायत करते हैं कि आप मुझे अकेले छोड़कर चले गए, हम तपाक से बोल देते हैं। सच्चे से अनिवार्य सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया और आत्मनिर्भर होने को तत्पर है। सबने यहाँ रहने वाले जो सब लोग हैं उन्होंने इस अकेलेपन को एक आवश्यकता के रूप में स्वीकार कर लिया है और सब है वो आत्मनिर्भर होने के लिए आगे बढ़ते चले जाते हैं कि मुझे किसी के भरोसे नहीं रहना है, किसी पे डिपेंड नहीं रहना है, आत्मनिर्भर बनना है। खाने के बाद ही घूमने जाना चाहता था, आज दिन भर कमरे से बाहर ही नहीं निकला था, पर बाहर में पानी बरस रहा था, बादल गिरे थे, टिक से में ही रहने का निश्चय किया। थोड़ी देर बाद मिस्टर बेग आ गए, हमारी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे। अंग्रेजों और फारसी में एमए भी किया था इन्होंने, लॉ भी किया था। विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए थे। कौन? मिस्टर बेग। वहाँ सरकारी नौकरी में, आजकल ईस्ट बंगाल में पोस्टेड है, ईस्ट बंगाल में रहते हैं। कोलंबो प्लान में कैम्ब्रिज आए हैं, राज्य प्रबंधन का कोर्स भी कर रहे हैं। इलाहाबाद के पुराने परिचितों के बारे में पूछताछ करते थे। वे चाहते थे कि उनके साथ किसी बार या सैलून में चलकर कुछ पीऊं। मैंने अपनी मजबूरी बताकर उनसे माफी मांगनी चाहिए। पेरिस होकर आए थे, पेरिस की बहुत तारीफ कर रहे थे वो। वहाँ की इमारतों, वहाँ की मूर्तियों में जो उच्च कोटि की कला है वह लंदन में नहीं है। पेरिस की बात कर रहे थे। पेरिस और लंदन के तुलनात्मक रूप से बात बताते हैं, जो बात पेरिस में वो लंदन में नहीं है। वहाँ की आर्ट और गैलरी क्या है? लंदन की आर्ट और गैलरी पुअर है, कमजोर है, गरीब की तरह लगती है। जीवन का प्रवाह फ्रांस में इंग्लैंड की तुलना में इससे कहीं अधिक है। जीवन का जो प्रवाह है फ्रांस में इंग्लैंड की तुलना में कहीं अधिक मुक्त है। फ्रांस में अधिक लोग मुक्त जीवन जीते हैं। वे करीब 1-1.5 घंटे है वो बैठे रहे। गए तो मादमोजेल की विजिट रिटर्न करने के लिए मैं उनके कमरे में गया, कुछ देर बैठा, कॉफी पी। मैं जाता था, बेड पर जाता था, दिन को सोया था, जल्दी तो नींद आने वाली थी नहीं, पर उनकी मेज पर कुछ काम फैला था। कमरे में आकर मैंने कोले मेल से इस पर एक लेख पढ़ा। नोट्स भी है वो लिए, मैंने कुछ नोट्स भी लिए। बुधवार 25 जून की बात करते हैं, फिर आगे डायरी में बुधवार 25 जून 52 की बात है वो करते हैं बुधवार। एलन ने अमेरिका के टिकटों का एक पूरा एल्बम ही रिलीज किया। एलन जो थी अमेरिका के टिकट समझे तो पूरा एल्बम ही बेच दिया। किसी समय उसे टिकटों को एकत्रित करने का जो शौक था अब नहीं रह गया। अब शौक किसी न किसी दिन खत्म हो जाता है। एल्बम अमीर को
अमित अपने पुत्र के लिए, अमिताभ बच्चन के लिए कह रहे हैं, अमित को भेज दूंगा। दिन भर लाइब्रेरी में काम करता रहे। बच्चन जी है, हरिवंश राय बच्चन जी है, दिन भर लाइब्रेरी में काम करते हैं। रॉयल इंडियन सोसाइटी का पत्र मिला, मुझे 27 को ऑक्सफोर्ड जाना है, 1 जुलाई को वापस आऊंगा, और हम कॉलेज में ठहरना है। संयोग है सीएम बावरा इसके वार्डन है, यानी कि बौद्धम कॉलेज में मुझे ठहरना है, और सीएम बावरा इसके वार्डन है। महाराज कृष्ण रसभोत्रा इसी कॉलेज में रहते थे। महाराज रसभोत्रा की बात करते हैं, महाराज कृष्ण रसभोत्रा इसी कॉलेज में रहते थे। कौन से कॉलेज में? ऑक्सफोर्ड कॉलेज में। खाना खाने के बाद मेला देखने के चला गया। लिथोन को साथ ले जाना चाहता था, पर वह आज रात खाने पर खाए नहीं, बात को भी नहीं देखा। मेले में अकेले होना भी एक अनुभव है, मैंने प्राय ऐसा अनुभव किया है। अकेले में आदमी उदास हो सकता है, खुश नहीं हो सकता। अकेले में खुश हो सकना शायद बहुत बड़ी उपलब्धि है। अकेले में व्यक्ति खुश नहीं रह सकता, चुप रहता है, मौन रहता है, उदास रहता है, खिन्न रहता है। किसी मेले में जाकर मनुष्य अपने पूरे जीवन का पर्यवेक्षण करता है, बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक। मेले में जाते हैं तो बचपन की स्मृतियाँ आने लगती है कि जब हम छोटे थे तो मेले इस प्रकार के होते थे, इस प्रकार की चीज़ें जब होती थी, इस प्रकार की दुकानें लगती थी, ये हम खरीदते थे, ये खरीदते थे, ऐसे झूले लाते थे, आजकल ऐसे झूले आ गए, हमारे समय में ऐसे थे। तो अपने जीवन का पर्यवेक्षण करता है। वृद्धावस्था तक, बच्चे से लेकर वृद्ध तक मेले के प्रति क्या क्या भाव दिखाते हैं। दुनिया भी एक मेला ही है। इसे बच्चा दृष्टि से देखता है, वृद्ध उस दृष्टि से नहीं देखता। बालक की देखने का नजरिया वृद्ध की देखने के नजरिए से भिन्न होता है। वास्तव में हर अवस्था के लोग मेले को भिन्न दृष्टिकोण से देखते हैं। अब हर आयु के अनुसार मेले में नजरिया होता है। बालक है वो उसे मनोरंजन की दृष्टि से, खाने पीने की चीजों से, खिलौने खरीदने की दृष्टि से देखते हैं। एक बुजुर्ग है उसे किसी और दृष्टि से देखेगा। बच्चा मेले में मिल जाता है, उसी का एक भाग, एक अंग बन जाता है। उनकी उत्सुकता, उनका उत्साह, उनका आनंद मेले को देखकर जहाँ बढ़ता है, वहाँ वह मेले को भी कुछ उल्लास, कुछ से रंगीनी दे जाता है। बच्चे होते हैं मेले में जाकर उत्साह से भाग लेते हैं, कुछ खरीदते हैं, आनंद उन्हें मिलता है, कुछ उल्लास, कुछ रंगीनी देकर भी आते हैं। वृद्ध मेले में आते हैं, पर वे मेले से बाहर रहते हैं, उसे देखते हैं, उसे कुछ पाने की गरज से नहीं, देखने में प्रसन्न हो जाते हैं। बच्चे जवान आनंद ले रहे हैं, उन्हें उसी में खुशी है। उन्हीं में शायद वे अपने विगत जीवन की विभिन्न श्रेणियों को स्मरण करते हैं, अपने बीते हुए जीवन की बातों को याद करते हैं मेले में। ऐसा स्मरण कुछ संतोष देता होगा, अवश्य देता होगा, तभी तो आते हैं मेले में। पर मेले में कुछ लेने का समय अब बीत चुका है। शायद अकबर का शेर है, दुनिया का हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। बड़ी सुंदर पंक्तियाँ कि शायद अकबर का ये शेर है। उन्होंने कहा था कि दुनिया का हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, दुनिया में हूँ लेकिन दुनिया में रहने की चाह नहीं है, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ, बाजार से जाना हूँ लेकिन बाजार में से कुछ खरीदना है। ऐसे व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति मेले में जाते हैं, बस उसे देखते हैं, प्रसन्न होते हैं, लेकिन वहाँ मेले में जो उनकी बचपन में उन्होंने जो मेले में जाकर जो जीवन जिया था, उससे बिल्कुल अलग उनका जीवन है वो होता है। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ते हैं। 3-4 पेज जो बचे हैं वो हम कल की कक्षा में अध्ययन करेंगे। इनकी डायरी के कुछ पन्ने बचे हैं आगे के, जो हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।